का जन्म किस लिए से हुआ था? लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाएंगे। भाई कहाँ है लोकपाल? आज बताइए, लोकपाल की बात करते हैं क्या अरविंद केजरीवाल जी? अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं आपको जानकारी के लिए कि दिल्ली के चुनाव में 2015 में एक ही देश में ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने ताल ठोक कर ये कहा था कि मैं बढ़िया हूं, व्यापार मेरे खून में है। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। अभी हम हैं बादशाहपुर में, बैठे हैं हमारे साथ राजेश यादव जी हैं, जिनको अभी अभी ओबीसी सेल राष्ट्रीय प्रवक्ता इनको बनाया गया है। इनसे हम बात करेंगे कि इनको जो ओबीसी सेल का प्रवक्ता बनाया गया है, इनकी आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्या सोच रहेगी। राजेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है ओबीसी सेल का। आपका हृदय की गहराइयों से आभार, और आपने तो मेरा दिन बना दिया। सुबह दिन निकलते ही आपके दर्शन मेरे गरीब खाने पे हो गए, आपने बधाई दी मुझे, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप भाई, ये पद जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता का ओबीसी सेल का, छोटा पद नहीं है, ये बहुत बड़ा पद है। आपको पार्टी ने आपको आपके अंदर कुछ देखा होगा, तभी आपको इतना बड़ा पद दिया है। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए प्रदीप जी, कांग्रेस प्रतिभा के साथ न्याय करती आई है। गरीब पृष्ठभूमि से, सामान्य पृष्ठभूमि के लोगों को मौका कांग्रेस पार्टी देती रही है। माननीय कैप्टन अजय यादव जी के साथ काम कर रहे थे हम, काफी प्रतिभा को पहचाना, और उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे अपने कार्यालय में बुलाकर, मेरे इस पद के लिए कोई मांग नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस प्रतिभा को देखते हुए ही मेरे को कार्यालय में बुलाया और मुझे इस पद से सुशोभित किया। इसके लिए तो एक तरीके से सेल कांग्रेस के इंचार्ज बने हैं, वो प्रतिभाओं को ढूंढने और तराशने का काम कर रहे हैं। उनके लिए उनको साधुवाद है। और माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, कैप्टन साहब के नेतृत्व में हम ओबीसी का जो वर्ग है, बड़ी आबादी ओबीसी, ओएससी और एसटी की है, तो उनके साथ ही अन्याय और शोषण हो रहा है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि सबसे पहले तो ओबीसी का जन जागरण करेंगे। भाई ओबीसी समाज के साथ इस भारतीय जनता पार्टी ने क्या बुरा कर रखा है, कैसे किस कर रही है, तो ये हमारा प्रयास रहेगा कि जन जन तक ये बात पहुंचाई जाए। तो अभी कुछ आपके माइंड में है ऐसा कि भाजपा ने या किसी और पार्टी ने ओबीसी जो समाज है उसको किस तरीके से ठगा? देखिए, एक जहाँ तक सबसे पहले तो बात यह है कि 1900 गणना हुई थी, तो उसमें पता चल गया था कितना परसेंट किस समाज का रिप्रेजेंटेशन है। उसी के बाद जो मंडल कमीशन बना था, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट था, उसका बेस वही था कि भाई पहले ये तो पता चले किस जाति के, किस समुदाय के, किस धर्म समस्याओं का निराकरण करने की बात आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो जातिवार जनगणना के जो रिपोर्ट है, जो 2011 के सेंसस में हुई थी, उसको तो दबा कर बैठी है। और 2021 का जो जनगणना होनी थी, आज 2022 आ गया। वो जनगणना सिर्फ इसलिए उनको जातिवार जनगणना करानी पड़ेगी, और उसके पीछे वो कोरोना का हवाला देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह घर घर जाकर पर्चे बांट सकते हैं, उससे कोरोना नहीं फैलता। लेकिन कोई आदमी अगर जो डाटा इकट्ठा करेगा, वही एजेंसियां अगर जो प्रॉपर्टी टैक्स का लोगों को लूटने का सर्वे कर रही है, तो कोरोना नहीं फैलता। लेकिन सामाजिक जो ताना बाना है उसको कि भाई किस जाति के कितने लोग हैं, उससे इस सरकार को डर है, क्योंकि ये पता चल जाएगा कि ये सरकार किसके लिए काम कर रही है। इस डर से भारतीय जनता पार्टी जातिवार जनगणना नहीं करती। दूसरा है, ओबीसी की क्रीमी लेयर की लिमिट 6 लाख रुपए है, और जो स्वर्ण ईडब्ल्यूएस कोटा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी लिमिट 8 लाख है। यानी कि जो स्वर्ण 8 लाख रुपए कमा रहा है वो तो गरीब है, और जो ओबीसी 6 लाख रुपए कमा रहा है वो इस भाजपा सरकार की नजर में ठगने का काम कर रही है। फिर चाहे आप देख लीजिए किस प्रकार भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने की कोशिश कर रही है। उसकी सबसे बड़ी मार जो छोटे किसान है, जो ज्यादातर ओबीसी जातियां आती हैं, और उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, जो उन खेतों में कामगार हैं, जो दलित है, आदिवासी लोग हैं, उन सबको ये जमीन हड़पने का सरकार ये भूमिहीन बना देना चाहती है, और जमीन को सरमाएदारों को सौंप देना चाहती है। ये राजेश जी, जैसे आपको प्रवक्ता बनाया गया है, तो आपसे ये सवाल बनता है कि जैसे आम आदमी पार्टी है या भाजपा है या अन्य कोई बात का आरोप लगाया जाता लगातार, इसके बारे में क्या? देखिए प्रदीप जी, अगर जो मैं अपनी बात करूं तो मुझे ओबीसी डिपार्टमेंट का नेशनल स्पोक्स पर्सन बना गया। मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे खानदान में से कोई आदमी राजनीति में नहीं रहा कभी भी, और मैं एक साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूं। मेरा कोई वो नहीं है, मेरे को बुला के दिया। भारतीय जनता पार्टी दोगले चरित्र की पार्टी है। कोई अरविंद केजरीवाल से पूछे कि उन्होंने अपनी बहन स्वाति मालीवाल जी को
दिल्ली महिला आयोग का चेयरमैन क्यों बना रखा है? क्या वो वंशवाद नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी के तो भैया एक लॉन्ड्री मशीन लगा रखी है, में थे तो वंशवादी थे, भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो वंशवादी नहीं रहे। राव इंद्रजीत सिंह जी जब कांग्रेस में थे तो वंशवादी थे भाजपा के लिए, अब नहीं रहे। राजनाथ सिंह जी के बेटे नोएडा से विधायक बने हैं, वो वंशवाद नहीं है। अमित शाह जी के बेटे, वो वंशवाद नहीं है। लेकिन कांग्रेस को ये झूठे आरोप लगाते हैं वंशवाद के, ऐसा कुछ नहीं है। वंशवाद असल में तो कोई मुद्दा ही नहीं है प्रदीप जी। लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता होती है। अल्टीमेटली सबको चुनाव में जाना होता है। जिस जनता को जो पसंद नहीं आता उसको हरा देती है, जनता को जो पसंद आता है वो उसको जिताया। अभिनेता का बेटा है, साधारण परिवार का। जी जी राजेश जी, जैसे भाजपा ने ओबीसी समाज के लोगों को उच्च पद पे बैठाया हुआ है, तो क्या कांग्रेस की ऐसी कोई आगे की रहेगा ऐसा कोई? पहले देखिए, हायर एजुकेशन में ओबीसी कोटा लागू किया तो कांग्रेस की सरकार ने 2004 में, जब हमारे अर्जुन सिंह जी एचआरडी मिनिस्टर थे तब किया। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट वीपी सिंह जी ने लागू करी, उसके बाद आम चुनाव हो गए थे देश में, कांग्रेस की सरकार बन गई थी, तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू। और बड़े बड़े पदों पे गृह मंत्री, रेल मंत्री और बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री, उन पदों पे ओबीसी को विराजमान कांग्रेस करती आई है और किया है। और भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही है कि प्रधानमंत्री हमने ओबीसी बना दिया, वो जो भारतीय जनता पार्टी के फर्जी ओबीसी इसलिए है कि वो मोड़ घाटी जाति है गुजरात में, जो 2002 से पहले स्वर्ण जाति में, जनरल में आती थी। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने खुद अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करा दिया। तो जन्मजात ओबीसी नहीं है, तो 2002 में उसको तो ओबीसी बनाया गया है। तो ये फर्जी ओबीसी। और देखिए, ओबीसी प्रधानमंत्री के राज में सबसे बड़ा अत्याचार ओबीसी एससी एसटी के ऊपर मोदी जी की सरकार में हो रहा है। आप देख लीजिए कि किस प्रकार पूरे देश में, चाहे वो रोहित वेमुला का मामला था हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, किस प्रकार उनकी आवाज है, हाथरस का मामला देख लीजिए कि रातों रात एक पीड़िता को शव में को जला दिया जाता है उनके परिवार के मर्जी के खिलाफ। तो मोदी जी के राज में ही हो रहा है ओबीसी के ऊपर अत्याचार। वो सारी ठीक है, मोदी जी के राज में अत्याचार हो रहा है और बहुत सारी घटनाएं यूपी से आई भी, लेकिन फिर भी यूपी में सरकार किस वजह से? देखिए प्रदीप जी, यूपी का जो चुनाव है वो जातीय गोलबंदी और धर्मांधता के आधार पर लड़ा गया। उसमें विकास का, न्याय व्यवस्था का, कानून व्यवस्था का कोई मुद्दा नहीं था। कुछ कट्टर जिनके अंदर धर्मांधता भर दी, जिसको धर्मांध बना दिया गया है, जिसको ये बता दिया गया है कि भाई एक समुदाय विशेष आपका दुश्मन है और भारतीय जनता पार्टी ही रक्षा और सुरक्षा कर सकती है। दूसरा, जातीय गोलबंदी भाजपा ने अपने पक्ष में करी, ओबीसी जाति को लड़ा के, और उसकी वजह से उस चुनाव जीते हैं। विकास के नाम पे और न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था के नाम पे कोई जीत नहीं। अगर जो ऐसा ही होता तो भारतीय जनता पार्टी के सारे लगभग केंद्रीय मंत्री, यूपी के उप मुख्यमंत्री चुनाव क्यों हार गए? अगर जो इतनी तगड़ी, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री स्वयं अपनी सीट से विधानसभा का चुनाव हार गए और उनकी पार्टी को 48 सीटें मिल गई। तो विकास के नाम पे चुनाव होता तो मुख्यमंत्री चुनाव कैसे हार जाते? विकास के नाम पर चुनाव नहीं था। तो अभी एक माहौल चल रहा है राजेश जी के लोग अपनी पार्टियों को अपनी जगह बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब विपक्ष में सिर्फ आम आदमी पार्टी रहने वाली कांग्रेस को पीछे छोड़ देगी। इसके बारे में क्या कहना? देखिए प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी का तो ये है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आज अगर जो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लगभग वो जो अपनी प्रासंगिक में रहे हैं वो, और उन्होंने मुकाम हासिल किए और उनकी अति महत्वाकांक्षा के कारण आज वो कहीं के नहीं है। तो वो आम आदमी पार्टी को एक ठिकाने के, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की समस्या ये है कि उनकी कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं उनकी पार्टी, क्योंकि आप देखिए आम आदमी पार्टी दिल्ली स्टेट की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की बात करते हैं तो भाई उनके पास इतने बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन जो रोज आते हैं, उनके इतने बड़े बड़े नेशनल मीडिया में जो ब्रांडिंग हो रही है, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? अरविंद केजरीवाल जी बहुत घातक, घोर जातिवादी व्यक्ति है। और ये अपने जो सजातीय जो व्यापारियों का वर्ग है, जो भ्रष्ट है, बेईमान है, टैक्स चोर है, वो लोग इस अरविंद केजरीवाल जी की फंडिंग कर रहे हैं कि किसी तरीके से सत्ता मिले और सत्ता भारी मुनाफा कमाया जाए। पंजाब में देख लीजिए, पिछले 1 महीने में बना हुए नहीं है भगवंत मान की सरकार को, और 19 गोली कांड हो चुके हैं। 19 व्यक्तियों की गोली मार के सरेआम हत्या कर दी गई है। तो किस कानून व्यवस्था की बात करते हैं? अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का लोकपाल लाएंगे। भाई कहाँ है लोकपाल? आज बताइए, लोकपाल की बात करते हैं क्या अरविंद केजरीवाल जी? अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं प्रदीप जी, मैं आपको बता दूं आपको जानकारी के लिए, कि दिल्ली के चुनाव में 2015 में एक ही इस देश में ऐसा व्यक्ति हुआ कि मैं बढ़िया हूं, व्यापार मेरे खून में है।
हिम्मत की बात है किसी नेता का ये कहना कि मैं बढ़िया हूँ, व्यापार मेरे खून में। तो ये व्यापारियों की पार्टी है, व्यापारी इसके पीछे पैसा लगा रहे हैं चुनाव जीतने, और व्यापारियों को ये भारी मुनाफा कमवा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल है, बाकी जैसे दिल्ली में आप बताइए 70-65 MLA हैं इनके, उनको कोई जानता है क्या है वो? सिर्फ अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। चलो, ये बात रही आम आदमी पार्टी की। तो लगातार महंगाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, तेल हो, CNG हो, गैस सिलेंडर हो, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए प्रदीप जी, नरेंद्र मोदी की सरकार बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, और महंगाई से मुनाफा हो रहा है जो व्यापारी, बड़े व्यापारी, रिलायंस है, अडानी है, बड़े बड़े फ्यूचर ग्रुप है, उनका फायदा हो रहा है, और आम जनता पिस रही है। लेकिन आम जनता आज ना इतना निष्क्रिय कर दिया गया है, ये जो नेशनल मीडिया पे और बड़े जो ब्रांडिंग हो रही है ना इनकी कि भाई देश को खतरा है, और उसकी आड़ में लोगों की जेब काटी जा रही है। आप ये बताइए कि चुनाव का जब दौर होता है 3 महीने, नवंबर से लेकर और 10 मार्च तक, एक दिन भी तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, जबकि उसी दौर में $72 प्रति बैरल थे और $110 तेल का रेट तय हो गया था। जैसे चुनाव खत्म होते हैं, भाजपा सरकार तर्क देने लगती है कि भाई तेल के दाम तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़े हुए हैं और तेल कंपनियां तय करती है। तो जब चुनाव होते हैं तो तेल कंपनियों से वो अधिकार कौन छीन लेता है? होते ही वो तेल कंपनियों के पास चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि महंगाई, प्रदीप जी, हम काफी उम्र हो चुकी है, आपकी भी हमारी भी, कि 10%, 15% महंगाई बढ़ती थी 5-4 साल में। पिछले 1 साल में अब सरिया, सीमेंट, पेंट, बिजली की तार का सामान, कपड़ा, कोई भी आप चीज ले लीजिए, उसके रेट दुगने से भी ज्यादा हो चुके हैं। ये कैसी महंगाई है कि आपके 1 साल में आपने 150% रेट बढ़ा दिए? कोरोना का काल था, जबकि ये बताया गया था कि खपत कम हो गई है, लोगों की जेब खर्च करने के लिए पैसा नहीं रहा है, लोगों के पास घर से निकलना बंद कर दिया लोगों ने, उस दौर में 150% महंगाई बढ़ा दी इन्होंने। तो मोदी जी जिन पूंजीपतियों ने इनको बनाया था, उन पूंजीपतियों का पोषण कर रहे हैं। और दूसरी बात कर दीजिए, तनख्वाह जब बढ़ाने की बात आती है तो कंपनियां कह देती है घाटे में चल रहे हैं। अब कोई दिहाड़ी मजदूर दिहाड़ी बढ़ाने की बात करता है, उसकी नहीं बढ़ती। फसलों की कीमत 10-20% बढ़ी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ उस कोविड काल में जिसको मंदी बताया जा रहा था? जो देश के 15-17 बड़े पूंजीपति है, उनकी संपत्ति में 3-4 गुना बढ़ोतरी हो गई है। तो ये पूंजीवाद की व्यवस्था मोदी जी ने चला रखी है, और आम आदमी को, जो मध्यम वर्ग, जो कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से, आप हम जिसमें शामिल थे, उठाकर मध्यम वर्ग में पहुंचा दिया। इस सरकार ने 80 करोड़ लोगों को इस हालत में पहुंचा दिया है कि उनको 5 किलो, और उसको ये भाजपा सरकार अपनी अचीवमेंट बता रही है। तो आप देखिए, एक सरकार ने तो 25 करोड़ गरीब लोगों को मध्यम वर्ग में पहुंचाया, और इस सरकार ने 80 करोड़ वो कौन है? 80 करोड़ ओबीसी, दलित, आदिवासी गरीब लोग हैं जो मध्यम वर्ग में आने के प्रयास में थे, और दोबारा उनको गरीबी में धकेल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आप सुन रहे थे अभी ओबीसी सेल के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो अभी हाल में फिलहाल ही बने हैं, राजेश यादव जी। इन्होंने गंभीर आरोप का, इनके जो आरोप हैं इनके बारे में आपके क्या विचार रखते हैं, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और इससे न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि हर एक न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।